साथ मास्टर की प्रेजेंट। ठीक है। तो बेसिकली है क्या, एचटीएमएल पेज रीड करना है तो इधर ये आ जाएगा। यहाँ पर जो ये टॉगल डिवाइस टूल बार है, यहाँ पर लैपटॉप पे कैसे दिखता है, ऑब्वियसली आप लैपटॉप पर देख रहे हो। यहाँ पर टैब के पे कैसे दिखेगा, मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो वो ये यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है ना, तो मोबाइल पे हमारा व्यूज कैसे होगा, ठीक है ना। इसको छोटा बड़ा करेंगे तो किस तरह से भाई डिफरेंट मोबाइल्स पे डिफरेंट व्यूज जैसे वो आएंगे, वो इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज, जैसे इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो देखो लिखा भी आ रहा है सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। ठीक है, तो जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, जो भी एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा उसके ऊपर कर्सर ले जाना, वो एलिमेंट सेलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट होकर आ जाएगा उसका कोड। ठीक है। और ये बहुत फ़ायदा होता है जब अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हो, तो आपको ये देखना है कि इस बंदे ने इसके लिए कौन सी क्लास यूज़ करी है, तो वो क्लास आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, हर एलिमेंट की। ठीक है। तो कल जो मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको ये भी बताया था, क्वेश्चन एक में करा देता हूँ आपको, कि ये दो लाइब्रेरीज हैं जो आपको इंक्लूड करनी है, यू आर एल लिब डॉट रिक्वेस्ट इम्पोर्ट यू आर एल ओपन एज, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया था यू आर ई क्यू, और एक फ्रॉम बी एस फोर इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सोप एज सूप। ठीक है, ये वो यू आर एल था। तो मैंने कल आपसे कहा था कि एक आप कनेक्शन ओपन करोगे विद दिस ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पास कर दोगे, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वेब पेज को रीड करोगे, सारा एचटीएमएल आपके इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा था दैट इज ऑप्शनल, ये वेब अंडरस्कोर जो पेज है उसको डॉट क्लोज कर दो। जिस नाम से आपने कनेक्शन बनाया है, ये आपने जो कनेक्शन बनाया था वेब पेज के नाम से बनाया है, ठीक है, तो उस कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो इसको मैं रन करा देता हूँ, इसको पेज को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, रीड होने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो पेज अंडरस्कोर एचटीएमएल है वो कैसा शो हो रहा है। तो ये मेरा इस तरह का एचटीएमएल का कोड आ रहा था कल। ठीक है, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने कहा था कि आप कौन सा वो करोगे, ब्यूटीफुल शॉप जो है, जो पैकेज इंपोर्ट किया है इसको यूज करोगे, और सोप नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर पेज एचटीएमएल पास कर दोगे, और जैसे ही आप इसको रन कराओगे तो नीचे आपका एचटीएमएल ब्यूटीफाई होकर आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रीडेबल फॉर्म, समझ में आ गई बात ये। ठीक है, अब इसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ कि रीड क्लास एट्रीब्यूट फ्रॉम द वेब पेज इन द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का मतलब क्या है कि जो आपके फॉर्म्स आ रहे हैं सेलेक्ट होके, तो ये पूरा एक कंटेनर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ पूरा कंटेनर सेलेक्ट होकर आ गया। ठीक है, और इस तरह के कल मैंने बताया था ये टाइल्स है, टाइल्स के अंदर फिर ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर ये टाइटल हो गया, फिर ये रेटिंग वाला हो गया, फिर इस तरह से हर फीचर्स इसका आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊँ, ये जो फीचर्स आ रहे हैं, फीचर्स की अगर आप क्लास चेक करोगे तो क्लास सबकी सेम है। ठीक है, तो जो भी आप करते हो देखो यहाँ पर ये आपका जो आ रहा है इधर लिखा हुआ, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो इधर एक ये लाइन जो सेलेक्ट होकर आ गई, जैसे ही इस पर कर्सर ले जा रहा हूँ तो इधर भी वो डार्क साइड हो गया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो वो भी हाईलाइटेड हो गया है कि आपने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें देख रहे हो, एक तो है टैग, टैग है एल आई, और क्लास, क्लास इज इक्वल टू जो भी क्लास का नाम दिया है। समझ गए, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये देखो इसने क्या करा है, टैग्स दिया है, फिर आगे इसने इसकी प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पर लिखा है 3 GB रैम 32 GB रोम, जो वहाँ पर लिखा है एज इट इज यहाँ पर लिखा है। समझ में आ गई बात। अगर मैं टाइल को देखूँ, ठीक है, वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा पूरा टाइल सेलेक्ट हो गया। टाइल सेलेक्ट हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे भी चेक कर सकते हो। टैग का नाम है डिव, चाहो तो देखो यहाँ पर ऊपर भी लिखा आ रहा है, ये ऊपर लिखा आ रहा है, सॉरी कर्सर जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ, देखो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर लिखा आ रहा है डिव डॉट अंडरस्कोर वन कैपिटल यू ओ कैपिटल जेड आई एक्स। ठीक है ना, दैट मीन्स डिव टैग है और क्लास ये है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखना, राइट हैंड साइड में देखना चाहो तो राइट हैंड साइड में भी देख लो, तो ये जो है डिव टैग है और क्लास ये। इस तरह के कंटेनर्स आ रहे हैं मेरे पास, मतलब फोन सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ लिखा आ रहा है शोइंग 1 to 24। ठीक है, शोइंग 1 to 24 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 1 से 24 जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, यानी कि जब मैं सेलेक्ट करूंगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कल मैंने बताया था जिसके अंदर एचटीएमएल कोड है वो ऑब्जेक्ट। तो अभी मेरा जो एचटीएमएल कोड आया था यहाँ से रीड करके वो किसके अंदर आया था, पेज सूप के अंदर। ठीक है,
रेशो डॉट फाइंड ऑल एलिमेंट। टैग का नाम वहां पर क्या था, टैग का नाम मैंने आपको बताया था, टैग का नाम क्या था, दोबारा से ठीक है। तो टैग का नाम यहाँ पर क्या है, डिव है। टैग मैं आपको बता दूं, जिनको एचटीएमएल आती है उनको पता होगा, टैग हमेशा इस तरह से लिखते होते हैं, ठीक है ना। ये होता है, इसको बोलते हैं ओपन टैग, और इसको बोलते हैं क्लोज टैग, ठीक है ना। अगर एचटीएमएल मैं पढ़ाना नहीं चाहता, तो वो सबसे पहले क्या होता है, ये होता है टैग नेम, और फिर उसमें होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट वन इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, फिर स्पेस, फिर एट्रीब्यूट टू इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। इस तरह से कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक टैग के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर जो भी आपको टाइप करना है, जो भी ये काम करेगा वो करेगा, और लास्ट में टैग अंडरस्कोर, ठीक है। इस तरह के टैग्स को बोलते हैं डुअल टैग। एक सिंगल टैग भी होते हैं, सिंगल टैग होते हैं जो सिर्फ क्लोज होते हैं, ठीक है ना, जैसे बी आर है, ठीक है। तो बी आर होता है ब्रेक लाइन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं जो सिंगल टैग होते हैं, मोस्टली जैसे 90% जो होते हैं वो डुअल टैग्स होते हैं। टैग ओपन होता है, क्लोज होता है, और जो टैग की प्रॉपर्टीज होती है वो बीच वाला जो टेक्स्ट होता है, ये जो टेक्स्ट होता है वो फॉलो करता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने देखा है वो देखा है टैग। तो टैग है मेरा डिव, एट्रीब्यूट है क्लास, और उसकी एक वैल्यू है, ठीक है, अंडरस्कोर वन, यू, जीरो, क्या थी, Z1X, ZIX, ये उसकी वैल्यू होगी। समझ में आ गई बात ये। तो आपको बस ये देखना है कि जो भी आपको कंटेंट, ये जो टाइल टाइल है, ये एक तरह से समझ लो टाइल्स है, ठीक है ना। ये पूरी मेरी क्या है, टाइल है। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी टाइल है एक। तो एक तरह से कंटेनर है जिसके अंदर मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। तो हर हर कंटेनर से मुझे डेटा उठाना है। तो कंटेनर में मुझे टैग देखना है और उसकी क्लास देखनी है। तो कंटेनर की क्लास हो गई मेरी, जो टैग है वो है div, और क्लास का नाम हो गया ये, समझ गए। तो कैसे करेंगे देखो, मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने कोड लिख रखा है। हाँ, तो देखो मैंने क्या करा, फाइंड ऑल कर दे, कौन से टैग, डिव टैग, जो भी क्लास क्या होगी, ये होगी अंडरस्कोर, ये रो लिख रखा है, कोई बात नहीं, मैं वो ले लेता हूँ, कॉपी करेगी सेम चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंटेनर को लेंथ करूंगा तो कितने कंटेनर आएंगे, 24 कंटेनर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है शोइंग 1 से 24 प्रोडक्ट ऑफ फला इफ मिनट। तो अभी टाइल्स इस पेज पे कितनी आ रही है, 24 आ रही है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, 24। समझ में आ गई बात की, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको देखना हो, एक्सट्रैक्ट द मॉडल नेम ऑफ सिक्स्थ फोन इन द लिस्ट, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो कंटेनर आया है इसके अंदर जो सिक्स्थ नंबर का होगा, तो ऑब्वियसली कंटेनर की इंडेक्सिंग जो शुरू हुई होगी वो जीरो से शुरू हुई होगी, ठीक है। मैं अगर देखूँ CUNTUS का, ठीक है। तो ये एक सारे टैग्स इसने उठा के दे दिए, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने सारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कंटेनर जीरो, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर वो स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंटेनर उठा के दिया है। समझ में आ गई बात। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक्सट्रैक्ट द मॉडल नेम ऑफ द सिक्स्थ फोन नंबर इन द लिस्ट। तो सिक्स फोन नंबर का क्या हो गया कि मुझे इस कंटेनर से वैल्यू चाहिए, सिक्स हो गया एक तरह से 5। तो ये मेरा कंटेनर है, इससे मुझे क्या चाहिए, मॉडल नेम। तो अब मॉडल नेम देख लेते हैं। तो मॉडल नेम के लिए अगर मैं देखूंगा तो मॉडल नेम है ये। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लास क्या आ रही है, क्लास आ रही है ये, ठीक है। तो कॉपी डॉट, इसमें मैं करूँगा फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, ठीक है। कौन सा टैग है, तो मैं यहाँ पर कोड में चेक करता हूँ। तो मेरा जो टैग है वो है डिव, और क्लास है ये। तो क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो मैंने लिखा यहाँ पर
टैग का नाम है मेरा डेव, कॉमा यहाँ पर डिक्शनरी पास करनी पड़ेगी, और क्लास जो है मेरी वो है मेरी जी। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट देगा। इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ ए के अंदर। तो जैसे मैं रन कराऊंगा तो ये मेरा हो गया, ए प्रिंट कराता हूँ। तो अभी देखो ये डिव टैग के अंदर पूरा उठा के दे दिया। और जो 6th नंबर का जो फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A51, और सिर्फ मुझे यही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए ऑफ जीरो इंडेक्स डॉट टी, तो जैसे मैं करूँगा इसको रन, तो मुझे वो देगा सैमसंग गैलेक्सी A51 प्राइम प्लस वाइट 128। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आप ध्यान से देखते रहना 6 नंबर का कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 देखो, सैमसंग गैलेक्सी A51 प्रिंस क्रश ब्लैक 128 GB, यही आपका आउटपुट आ रहा है, प्रिंस क्रश वाइट 128 GB। ठीक है ना, इसी तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। वाह, कुछ आया समझ में? इसमें एरर आ रही थी कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, तो मेरी तो नहीं आ रही है, मैं क्या बताऊँ। देखना प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, मैंने देखो इसमें 3 ही तो क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन था कि आपको भाई ये पैकेज मैंने इंपोर्ट करके दिए, यूआरएल मैंने दिया, तो सबसे पहले वेब पेज को रीड करना है, वेब पेज को रीड करके उसको पार्स करना है। पार्स करने का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पार्स करने के बाद आपके पास एचटीएमएल का कोड आ गया। अब एक्सट्रैक्ट करनी इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैंने टाइल्स उठा ली, कंटेनर उठा लिए। हर कंटेनर में से मैंने जो फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो फिफ्थ, मैंने सिक्स्थ फोन चाहिए तो मैंने इस तरह से टेक्स्ट उठा लिया। अब वो कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट डज की वो क्लास कंटेन इन इट। ठीक है ना, तो बताओ भाई ये जो क्लास का नाम है, ठीक है ना, इस क्लास के मैंने कितने कंटेन एलिमेंट कर रखे हैं, समझ गए? तो वो बताने, वो काउंट करके बता दो। ठीक है ना, तो करना क्या है भाई, टैग का नाम, क्लास ढूंढ लो कहाँ है, टैग का नाम दोगे, क्लास दोगे, फाइंड ऑल कर लेगा और उसकी लेंथ चेक कर लेना, तो वो बता देगा कितने एलिमेंट है। ठीक है, रीड द कैमरा स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्थ फोन इन द लिस्ट। अगर सपोज करो आपको रीड करनी है कैमरा की स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्थ फोन इन द लिस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है। समझ में आ गई बात? ये तो एट्थ फोन की अगर आपको क्या करना है, कैमरा की स्पेसिफिकेशन देखनी है, तो देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर इसकी कैमरा की वो आ रही है लोकेशन। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर अगर देखोगे तो इसकी क्लास क्या है, वही है TVE95। ठीक है, जो कि ये ऊपर बता रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यानी कि मुझे इस क्लास की थर्ड इंडेक्सिंग यानी कि टू टू वाली इंडेक्सिंग की वैल्यू था। ठीक है, कोशिश करो, एक बार नहीं सॉल्व होता है तो मैं बता दूंगा, 2 क्वेश्चन ही तो है, छोटे छोटे बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलूं? ओके। फ्लिपकार्ट रैपिंग मैंने बताया कि छोड़ दो इसको। तो कल हमने बात करी थी, देखो मैं आपको बताता हूँ, कल हमने बात करी थी डेटा सोर्स की। तो ईडीए प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटा सोर्सिंग होता है। तो सोर्सिंग की बात मैंने कल करी थी कि कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं डेटा, मैंने सारे आपको डेटा सोर्स बताए। ठीक है ना, उस सोर्स में से अलग हट के मैंने एचटीएमएल का भी बताया कि अगर आपको वेब पेज वेब रैपिंग करनी है तो कैसे करोगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग की। ठीक है, डेटा क्लीनिंग क्या है? डेटा क्लीनिंग इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, वंस द सोर्स द डेटा, यानी डेटा आपको मिल गया, इट इज एसेंशियल टू गेट राइट ऑन द इनरेगुलरिटीज इन द डेटा एंड फिक्स इट टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। ठीक है ना, इनरेगुलरिटीज है, एनोमलीज हैं, तो उन चीजों को अगर आपको दूर करना है तो वो सारी चीजें हम देखेंगे डेटा क्लीनिंग के अंदर। इनरेगुलरिटी में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में हो सकती है इनरेगुलरिटी? मिसिंग वैल्यूज हो सकती है। मिसिंग वैल्यूज की बात करें कि भाई बहुत सारे कॉलम्स में मुझे कुछ मिसिंग वैल्यू दे रखी है। एनोमलीज हो सकती हैं, आउटलायर्स हो सकते हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था कि एज है, एज के अंदर क्या हो गया, एज के अंदर कोई एलिमेंट दे दिया 1497, तो किसी की एज ये नहीं हो सकती। ठीक है ना, या दे दिया 239, तो ये किसी की एज नहीं हो सकती। तो इस तरह की अगर एनोमलीज और आउटलायर्स हैं तो उनको कैसे दूर करना है? इनकरेक्ट फॉर्मेट। ठीक है ना, इनकरेक्ट फॉर्मेट की बात करूँ तो इनकरेक्ट फॉर्मेट कह सकते हैं कि जैसे
कोई फॉर्मेट है जो इनकरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है ना, कि अगर मैं बात करूं कि एज वाला ही कॉलम है, मैं एज वाला ही कॉलम ले लेता हूँ, ये 23 है, 25 है, तो इसकी डेटा टाइप है इंटीजर और ये है इस फॉर्म में, तो इसकी डेटा टाइप हो गई str। समझ गए? तो एक ही कॉलम के अंदर दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के एंट्रीज हैं, तो अगर इस तरह का इनकरेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग क्या हो गई कि जैसे अलवर है तो ALWER, अलवर, ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर आपको चेक करनी है तो मतलब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इन तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हैज डेटा क्लीन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ईडीए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। देखो सोर्स, डेटा सोर्स, आपको डेटा मिल गया, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लीन करते हो तो ही आफ्टर दैट, जब आप डेटा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, तो जो आपका एनालिसिस होगा वो मोर रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप क्लीनिंग के बिना आप एनालिसिस करते हो तो उसकी रिलायबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी, उनको लेकर भी कर देगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे कि मेरे पास 5 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है ना, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। तो ये मार्क्स है, तो एक के 23 है, 50 में, आउट ऑफ 50 में से मार्क्स दे रहा हूँ मैं, एक के 27 है, एक का ब्लैंक छोड़ दिया, एक का है 37 और एक का है 32। तो अब अगर इसका एवरेज निकालोगे तो जब जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद जब डिवाइड करोगे तो 7 और 3 10 और 19 का 9 लगाए कहाँ से, 5 और 5 6 और 5 11, तो 119/5, ठीक है ना। तो ये क्या आया, 5 दूनी 10, 5 या 15, लगभग 23.8 आ गया, ठीक है ना। तो एवरेज क्या आया, 23.8। लेकिन अगर इसके मार्क्स 20 भी हैं, समझ में आ गई बात ये, तो भी क्या होगा, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जो एनालिसिस है, अभी आप चाहोगे कि मेरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 23.8 आते हैं, और यहीं मैं 139 कर दूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 दूनी 10 और 5 6 5 7 35, तो अब मेरा आंसर आ रहा है 27.8। तो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 23.8 और 27.8। ये तो तब है जब मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ। अगर मैं 1000 या 1000 का डेटा लूँ और यहाँ पर 20 स्टूडेंट का डेटा भी अगर मिसिंग है, तो भी देखो कितना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना। तो डेटा क्लीनिंग इज a very important process. You should do very carefully. Through data cleaning is often done in the somewhat haphazard manner, and it is difficult to define a single structure process. सिंगल स्ट्रक्चर प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि इट डजंट मीन दैट क्या एक सिंगल प्रोसेस है। आप क्या करोगे कि सर एक मेथड बताएंगे, मैंने एक मेथड बताया, मेथड आपने यहाँ से डेटा पास किया और ये क्लीन होकर यहाँ से आ गया क्लीन डेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, आपको एक प्रोसेस से गुजारना है और आपको क्लीन डेटा मिल जाएगा। इट इज नॉट ए सिंगल स्ट्रक्चर प्रोसेस, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से कॉलम्स मेरे काम के हैं, कहाँ कितनी मिसिंग वैल्यू, उनको हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस आपको खुद करना है, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपनी एनालिटिक एबिलिटी दिखानी है, सारी चीज़ें मतलब खुद करनी है, ठीक है ना। यू विल स्टडी डेटा क्लीनिंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स हम एक एक करके डेटा क्लीनिंग के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफाई द डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स की भी बात करता हूँ, एक एक करके बात कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई द डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, डेटा टाइप्स, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि डेटा टाइप्स जो है, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि एज जो है इट शुड बी इन इंटीजर और फ्लोट फॉर्म, ठीक है ना, इंटीजर फॉर्म में, कैलकुलेशन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा डेटा टाइप्स क्या है, रॉन्ग है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सारे डेटा टाइप्स जो है वो मेरे प्रॉपर फॉर्मेट में हो। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे एग्जांपल लिया हाइट है, वेट है, एज है, टेम्परेचर है, तो दीज आर न्यूमेरिकल वेरिएबल और इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है ना। साइज ऑफ क्लोथ्स, मंथ्स, टाइप ऑफ जॉब्स, ब्लड ग्रुप, दीज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनसे हम कैटेगरीज डिसाइड कर सकते हैं। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ साइज ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना। साइज ऑफ क्लोथ में अगर मैं बात करूं तो एक्सेल एक ग्रुप बन सकता है, एक ग्रुप बन सकता है एल,
एक ग्रुप बन सकता है XL, ठीक है ना, सॉरी XL तो हो चुका, XS, एक बन सकता है S। तो दीज आर द जो जो एक कैटेगरीज जनरेट कर सके जिस प्रकार के वेरिएबल, वो कहलाते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है ना। जैसे ब्लड ग्रुप बनाऊं, तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव वाले कौन से हैं, पॉजिटिव वाले कौन से हैं, ओ नेगेटिव वाले कौन से हैं, तो दीज आर द कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है ना। टाइप ऑफ जॉब्स की बात करूं तो भाई कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट टीम है, तो दीज आर द टाइप ऑफ जॉब्स कि किस टाइप की जॉब्स है, ठीक है ना। अगर मैं अपने वैसी बात करूं घर की, तो भाई आ, आ, एक बात करें स्वीपर्स, ठीक है, स्वीपर्स की जॉब क्या है, एक कैटेगरी हो गई स्वीपर्स की, एक कैटेगरी हो गई पियोन की, ठीक है ना, एक कैटेगरी हो गई टीचर्स की, एक कैटेगरी हो गई स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। स्टूडेंट्स तो टाइप ऑफ जॉब में नहीं है, एक कहते हैं लैब स्टाफ की, ठीक है। दीज आर द कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो ये सारी चीजें कोई बताएगा नहीं आपको, ये आपको खुद देखना है कि अच्छा ये जो वेरिएबल है ये इस टाइप का वेरिएबल है, तो इसकी डेटा टाइप्स क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करोगे तो आपको आइडिया होने लगेगा कि अच्छा ओके ये इस टाइप का है, ठीक है ना। ग्रेड इन एग्जाम्स, एजुकेशन लेवल, मंथ, इंटीजर रेटिंग, ठीक है ना, रेटिंग हो गई 4.5 4.3, तो दीज आर ऑर्डिनल कैटेगरी टाइप। इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ऑर्डिनल इन द सेंस ऑफ कि एक ऑर्डर्ड है, ठीक है ना, ऑर्डर्ड इन द सेंस जैसे ग्रेड इन एग्जाम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेड इन एग्जाम क्या हो गए, जैसे आजकल आपको ग्रेड मिलते होंगे A+ या A++, A+, फिर B++। दीज आर द सीक्वेंशियल डेटा के आपको एक कैटेगरी बनेगी, लेकिन एक ऑर्डिनल कैटेगरी है, ठीक है। A++ एक ऑर्डिनल कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से के जो होते हैं एजुकेशनल लेवल होते हैं, 12th लेवल, 10th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना। इंटीजर रेटिंग तो 1 1 के बाद 2 3, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट, इंटीजर एंड फ्लोट। इनकी डेटा टाइप क्या होती है, ऑब्जेक्ट, इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। एक एक करके आगे इन सब पे एग्जांपल्स भी लेंगे। नेक्स्ट है डेट, टाइम एंड टाइम स्टैम्प। तो दीज आर द एग्जांपल्स। वेरिएबल टाइप्स क्या होंगी, डेट एंड टाइम वेरिएबल्स ऑब्वियसली, और डेटा टाइप क्या होगी, डेट एंड टाइम। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा सेट को देख के समझना है। तो उनकी सबसे पहले आप क्या करोगे, जो स्टेप्स है वो क्या है कि आइडेंटिफाई द डेटा टाइप। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई करोगे और चेक करोगे कि हाँ इनकी डेटा टाइप जो है वो कौन सी है, उसको मुझे चेंज तो नहीं करना है। अगर चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है डेटा क्लीनिंग के अंदर, ठीक है। सेकंड है फिक्सिंग द रो एंड कॉलम्स। फिक्सिंग रो एंड कॉलम्स क्या है कि जो रो और कॉलम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हमें फिक्स करना है, ठीक है ना। फिक्सिंग द रो एंड कॉलम्स, तो सबसे पहले चेकलिस्ट ऑफ द फिक्सिंग रो। जो आपको रिकॉर्ड दिया गया होगा, तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली किस फॉर्म में दिया होगा, ये रोज की फॉर्म में दिया होगा और कॉलम्स की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे चेक करना है, तो रोज के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले डिलीट समरी रो, टोटल एंड सब टोटल रोज। आपको कोई रो दी है, ठीक है, तो रो के अंदर आपको क्या दिया है, जैसे मैं एक डेटा सेट उठा ही लेता हूँ, 32, ये डेटा सेट है जिस पर आज हम काम करेंगे, ठीक है ना। बैंकिंग मार्केटिंग डेटा सेट है ये। ठीक है, तो वो ये एक मार्केटिंग डेटा सेट दे रखा है मेरे को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सबसे पहली रो दे रखी है बैंकिंग मार्केटिंग, सेकंड कॉलम दे रखी है, एक तरह से बात करो तो कस्टमर आईडी एंड एज। एक तरह से एक वन और मोर देन वन कॉलम्स का समराइज कर रखा है ऊपर। आफ्टर दैट every row have a every column have a column header, that is customer id, age, salary, balance, marital status, ठीक है ना। uh, another variable is that job edu in the sense of तो job edu is the जॉब एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट पार्ट इज द मैनेजमेंट कॉमा टेरिटरी, ठीक है। सेकंड इज टेक्नीशियन एंड सेकेंडरी। तो दीज आर द जॉब एंड एजुकेशन। टारगेटेड किया है। मार्केटिंग देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ बैंक की मार्केटिंग की कैंपेनिंग की ये फाइल है, ठीक है ना। तो टारगेट किया है नहीं किया है, यस। डिफॉल्ट नो, ठीक है ना। हाउसिंग लोन है या नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब है कि डिफॉल्टर वो है या नहीं है, ठीक है ना, दैट इज द वन कॉलम ऑफ दैट।
हाउसिंग लोन उसे मिला है नहीं मिला है, लोन उसने ले रखा है या नहीं ले रखा है, कॉन्टैक्ट किया है तो अननोन मतलब कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली, ठीक है ना। डे, मंथ एंड ईयर मई 2017, ड्यूरेशन कितने सेकेंड उससे बात हुई है, ठीक है ना। कैंपेनिंग रीच हुआ है नहीं हुआ है, पी डेज -1 पी डेज यानी पहले कितने दिन पहले उसको टारगेट किया है, ठीक है ना। प्रीवियस डेज बेसिकली कितने दिन पहले मैंने उसको टारगेट किया है, ठीक है ना। -1 का भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्रीवियसली जीरो इन द सेंस ऑफ कि प्रीवियसली उसको टारगेट किया गया है या नहीं किया गया, दैट इज जीरो। प्रीवियस आउटकम क्या आया है, दैट इज अननोन, रिस्पॉन्स यस और नो की फॉर्म में है, तो दीज आर द टेबल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं सबसे सेकंड कॉलम बात कर रहा था पहले थी कि टोटल एंड सब रो, तो कोई भी आपके पास जो रोज है उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर टोटल दे रखा है, सपोज करो ये एज है, यहाँ पर उसकी सैलरी है, यहाँ पर टोटल दे रखा है कि टोटल एज आई है 134, सब टोटल आया, ठीक है। तो सारे मिला के जो सैलरी टोटल आई है वो इतनी आई है, ठीक है ना। तो इसका मुझे कोई काम नहीं है भाई, टोटल जो मुझे एज लेनी है वो मुझे चाहिए होगी तो मैं सम फंक्शन से यूज कर लूंगा, तो मुझे ये रो नहीं चाहिए। तो इस तरह की अगर रोज हैं तो उनको डिलीट करना है, ठीक है ना। या जो मैंने आपको बताया सेकंड चीज क्या है, डिलीट इनकरेक्ट रोज। इनकरेक्ट रोज यानी हेडर रो एंड फुटर रो, कुछ इस तरह की रोज दी गई हैं जो इनकरेक्ट है, लाइक जैसे मैंने बताया ये बैंकिंग मार्केटिंग, इसका कोई काम नहीं है, कस्टमर आईडी एज, कस्टमर सैलरी एंड, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है सैलरी एंड बैलेंस, तो इसका मुझे कोई काम नहीं है। कस्टमर मैरिटल स्टेटस का मुझे कोई काम, मतलब इस वाली रो का फर्स्ट और सेकंड रो का मुझे कोई काम नहीं है, तो इन रोज को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको फिक्स करना है। डिलीट एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा कोई रो है, कॉलम नंबर, इंडिकेटर, ब्लैंक रो, पेज नंबर, इस तरह की अगर कोई भी रोज है तो वो भी मुझे डिलीट करनी है, समझ गए। इंडिकेटर्स बोलते हैं, इंडिकेटर्स जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडिकेटर्स नहीं कस्टमर आईडी नहीं, इंडिकेटर्स है, मुझे चाहिए ही नहीं इंडिकेटर, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, कॉलम का हेडर चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मुझे डिलीट करनी है। कैसे करेंगे, सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है ना। करने से पहले ये समझो कि क्या क्या हमको करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती है रोज के अंदर, तो रोज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रोज को करेक्ट करना है, ठीक है। कोई ब्लैंक रो आ गई, ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं आपसे कि आपके अंदर 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रोज की फॉर्म में, एक रो है जो ब्लैंक है, तो ब्लैंक रो क्या है, काउंट बढ़ा रही है बेसिकली, ठीक है ना। ब्लैंक हमेशा ध्यान रखो, ब्लैंक काउंट बढ़ाती है, ठीक है। तो काउंट बढ़ाएगी तो जो मीन है, मीडियन है, मोड है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही ना, तो इस तरह की रोज क्या करनी है आपको, डिलीट करनी है, ठीक है, डिलीट, ठीक है। तो इस तरह का ध्यान रखना है हम लोगों को। चेकलिस्ट फॉर फिक्सिंग कॉलम, कॉलम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इफ नीडेड मर्ज कॉलम फॉर क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स, तो फॉर एग्जांपल मर्ज करना है कॉलम, ठीक है ना। जैसे स्टेट एंड सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब एक सिटी है, मैं आपको बताता हूँ, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद एक सिटी है, ठीक है। जितना मुझे पता है एक यूपी में है, एक हैदराबाद में, ठीक है ना। हैदराबाद, हैदराबाद है कहाँ है, कहीं है, मतलब ये सपोज करो तीन, ये जो सिटी है ये बेसिकली दो स्टेट के अंदर है, ठीक है ना। ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, तो अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो इन दोनों को क्या करोगे, मर्ज कर लो। तो इस तरह का अगर कोई डेटा है तो उनको आपको क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है ना। दूसरा है स्प्लिटिंग कॉलम टू गेट मोर डेटा, अगर किसी कॉलम के अंदर मल्टीपल डेटा है, जैसे कि मैं बात करूँ जॉब एडू के अंदर मैनेजमेंट कॉमा टेरिटरी, ठीक है ना। तो वैसे क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन अगर मैं देखूं तो कॉमा के हिसाब से मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मैं जॉब का एक अलग कॉलम बनाऊंगा, एजुकेशन का एक अलग कॉलम बनाऊंगा फॉर द एनालिसिस, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी मुझे अलग अलग कॉलम्स के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। ऐड कॉलम नेम, अगर किसी कॉलम का नाम नहीं दिया है, समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम एक्सेल फाइल जनरेट हुई और कॉलम का नाम जो है रेंडमली रख दिया, C1, C2, C3, C4, दीज आर द कॉलम नेम। तो कॉलम नेम जो है ये शुड बी नेम वेरी क्लियर, इट इज एन आइडेंटिफायर ऑफ द कॉलम, तो जो कॉलम का आइडेंटिफायर है यहाँ पर नाम जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। अब सपोज करो यहाँ पर मैं देता A B C D, जैसा कि ऊपर दिए गए हैं ये, ठीक है। तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को पहचान के कॉलम नेम हमें उन्हें करने हैं, अगर इफ मिसिंग है, ठीक है ना।
रीनेम कॉलम कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। एब्रीवेशन वही चीज है कि आपको रीनेम करने, एब्रीवेशन एनकोडेड कॉलम करने, ठीक है ना। डिलीट कॉलम कर सकते हैं, ठीक है ना। डिलीट अननेसेसरी कॉलम, अननेसेसरी कॉलम की अगर बात करूं तो मैं अगर इस डेटा पे एनालिसिस करूं, चलो इस डेटा पे एनालिसिस करूं तो मुझे बताओ कौन सा मेरे लिए अननेसेसरी कॉलम है जिसका मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। जो लोग थ्योरी सुन सुन के सो गए वो अच्छी बात है। लोन, लोन तो बहुत कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही, ठीक है। लोन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर मान ले बैंक ने आपको लोन दे रखा है तो वो अगला लोन ये देख के देगा कि आपने पहले लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर लोन ले रखा है तो उसकी फैसिलिटीज को देखते हुए, ठीक है ना। मल्टीपल स्टेटस, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता है इसका और एज का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई और। ठीक है, एक चीज आपके दिमाग में नहीं आ रही होगी, डिफॉल्ट। डिफॉल्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पूछा है डिलीट करना है कोई कॉलम जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप बैंक से डिफॉल्ट हो तो वो मार्केटिंग में आपको इंक्लूड ही क्यों करेगा, क्या एनालिसिस करेगा उससे देख के, तो ये तो डिफॉल्टर है, आपको प्रोडक्ट क्यों बेचूंगा मैं, ठीक है ना। तो एक है कस्टमर आईडी। अगर मैं कस्टमर आईडी को डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, तो मुझे क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे डेटा सेट पर। अगर मुझे एनालिसिस करना है, ठीक है ना, तो कस्टमर आईडी सबकी यूनिक है, उससे मुझे कोई भी मतलब, मैं कोई ग्राफ भी बनाऊंगा तो मुझे कोई ग्राफ नहीं मिलना, ठीक है ना। तो बेसिकली कस्टमर आईडी भी एक क्या है, अनवांटेड है। देखो अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ दिमाग लगाया तो आपको पता लगा अच्छा कौन सा मतलब हो सकता है, कौन सा भी। तो एक बच्चे का ही सही आया वैसे, तो सही बात बताऊं तो सिर्फ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट के अंदर अननोन 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 है, तो कॉन्टैक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक पी आउटकम से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा अगर मैं देखूं तो ड्यूरेशन भी मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी किसी से 10 मिनट बात हुई हो चाहे 15 मिनट बात हुई हो, ठीक है ना। अगर वो सक्सेस हुआ है तो वो मैं अलग एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरा कस्टमर आईडी 1234, ये एक इंडेक्सिंग बेसिकली है। तो इंडेक्सिंग मुझे जब मैं इनहेरिट करूंगा तो वहां मिल जाएगी, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है कि भाई छठे नंबर का कस्टमर या हर 5वें नंबर का कस्टमर है, ऐसी कोई सीक्वेंस मुझे यहाँ नहीं देखनी है, ठीक है ना। तो ये भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज मैटर करती है मेरे लिए, सैलरी मैटर करती है, बैलेंस क्या है वो मैटर करता है, शादीशुदा है नहीं। तो अगर मैं इस तरह की कोई पॉलिसी बना रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई सिंगल लोग मेरे प्रोडक्ट को कितना ले रहे हैं, मैरिड लोग कितना ले रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपनी ऑडियंस को टारगेट करूंगा, ठीक है। जॉब एंड एजुकेशन मेरे लिए है, टारगेटेड डिफॉल्टर है या नहीं है, हाउसिंग लोन ले रखा है नहीं ले रखा, पर्सनल लोन ले रखा है नहीं ले रखा, तो ये सारी चीजें मेरी मैटर करती हैं। तो ये सब चीजें जो एनालिसिस करने के, ये कल मैंने आपको जो बताया था कि दो चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और वी कैन से दैट डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है ना। जो डोमेन एक्सपर्ट है वो डिसाइड करता है कि कौन सा कॉलम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। दूसरा होता है जो आप करते हो, ठीक है ना, डेटा साइंस साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो जो डेटा साइंटिस्ट होता है ये क्या करता है, ये आप इसको ऑब्जेक्टिव देता है, ये उसको कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो डेटा साइंस में जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपको उस डोमेन की नॉलेज भी हो जाएगी कि हाँ इसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा मेरे फीचर इंपॉर्टेंट है कौन सा फीचर नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अलाइन मिसिंग वैल्यूज। अलाइन मिसिंग वैल्यूज क्या है कि, तो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। समटाइम क्या होता है, द डेटा सेट में बी शिफ्टेड कॉलम विच यू नीड टू अलाइंड करेक्टली, ठीक है ना। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज एन एक्सेल फाइल, आई हैव टेकन 23 and that Alba, ठीक है। नेक्स्ट इज निशांत 25 मेरे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, तो नेक्स्ट हो गया ऐसे एन के एल पी संकल्प एंड 23 एंड देन हो गया जयपुर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो आपका कॉलम है दैट इज वन शिफ्टेड, बट जो डेटा रिकॉर्ड है दैट इज करेक्टली, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कॉलम शिफ्ट हो गया या दो कॉलम शिफ्ट हो गए, तो क्या है कि भाई जो डेटा मेरा इस कॉलम में आना चाहिए था वो इसमें आ गया, ठीक है ना। इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये भी एक तरह की क्या है, एनोमलीज है, इनरेगुलर डेटा है, इनरेगुलरिटीज
आ गई है आपके डेटा के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिक्स क्या क्या करने हैं, रोज अगर देखनी है तो ये सारी चीजें देखनी है, अगर कॉलम्स हैं तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। ये मैंने अपनी तरफ से मतलब आपको बता दी भाई, ये कॉमनली जो यूज होती है ये बता दी, ठीक है ना। इसके बाद आगे भी आपको दिखता है कि सर मेरे डेटा में ये चीज आ रही है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे। किसी डेटा की वजह से अगर कुछ आपके आपको लगता है कि ये मुझे करेक्ट करना है तो उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेकंड था हमारा फिक्सिंग द रोज एंड कॉलम्स। थर्ड होता है इम्यूटिंग एंड रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है ना। तो म्यूट एंड रिमूव मिसिंग वैल्यूज क्या है, तो क्या है कि समटाइम्स डेटा आर मिस्ड, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो समटाइम्स क्या हुआ कि अब ये जो डेटा है ये मिस्ड है, तो मिसिंग डेटा को हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना। तो सेट वैल्यू एज ए मिसिंग वैल्यू, तो आइडेंटिफाई करोगे उसको मिसिंग वैल्यूज की जगह पर क्या कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रीटेड ब्लैंक स्ट्रिंग, देखो ब्लैंक स्ट्रिंग इज आल्सो अ नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब आप सम निकालोगे, सम वाला जो एग्जांपल बताया था, तो वहां भी मैंने आपसे कहा था कि भाई जब आप सम करते हो तो वो ब्लैंक स्ट्रिंग को भी एज ए नंबर काउंट करता है, ठीक है ना। एडिंग इज गुड, ठीक है ना। कुछ वैल्यू वहाँ पर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो रो एंड कॉलम्स को, कि भाई ये मेरे जो नंबर ऑफ रोज है अगर लेस है तो उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। एंड फिल पार्शली मिसिंग वैल्यू यूजिंग बिजनेस जजमेंट। बिजनेस जजमेंट भाई अपने अकॉर्डिंग देख लो कि उसकी जगह पर आपको क्या वैल्यूज रखनी है, फिल करनी है मिसिंग वैल्यूज को, तो अपने अकॉर्डिंग जजमेंट कर लो कि मुझे ये वैल्यू रखेंगे तो मतलब ठीक है, मेरा एनालिसिस जो है वो करीब करीब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये 3 टॉपिक ही समझते हैं आज हम। थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। बाकी हैंडलिंग आउटलायर्स, स्टैंडर्डाइजेशन, द वैल्यू फिक्स्ड, इनवैलिड वैल्यूज, फिल्टरिंग द डेटा, ये सारी भी डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहा हूँ। द बैंक प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट सच एज सेविंग अकाउंट, current account, debit account to customer. In order to increase the overall revenue, the bank conduct various marketing campaigns for its financial products such as credit card, term deposit, loan. These campaigns are intended for bank existing customer. However, the marketing campaign need to be cost effective so that the bank not only increase their overall revenue but also total profit. You need to apply knowledge of EDA on the given dataset to analyze the pattern and provide inference solution for the future marketing campaign, ठीक है ना। पुराना डेटा है, आपको क्या करना है, इस डेटा को एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके आपको उसके लिए टारगेट डिसाइड करने हैं कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये मैंने बता दी बैंक टेलीमार्केटिंग कैंपेनिंग केस स्टडीज है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो हाँ जी मैंने बहुत सारी केस स्टडीज पर काम किया है, ठीक है। केस स्टडी मैं आपसे कराता रहता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको कराता रहता हूँ, वो सारी केस स्टडी है, ठीक है ना। टर्म डिपॉजिट ये देखिए, इम्पोर्ट द वार्निंग, ठीक है ना। वार्निंग मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट यूजफुल लाइब्रेरी। तो सबसे पहले मैं करूँगा इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, ठीक है ना। और की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। रन करा देता हूँ। तो पांडास की स्पेलिंग गलत हो गई है, इम्पोर्ट कर रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। यहाँ पर स्टार बना रहा है तो दैट मीन्स कि वो अभी बिजी है प्रोसेस में ना, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो ये 3 चीजें होती हैं, यहाँ पर स्टार आ जाता है, यहाँ पर डमरू बना आ जाता है, और पाइथन 3 के बाद साइड में जो है ये भी कर्नल जो है ये भी बता देता है कि भाई बिजी है, ठीक है। डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा को रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पी डी डॉट रीड सी एस सी फाइल को रीड करना है, ठीक है ना। तो रीड सी एस सी, जो फाइल है वो है बैंक अंडरस्कोर मार्केटिंग अपडेट भी, वो मेरी फाइल है ये। और रीड करने के बाद मैं इसकी हेडर फाइल पढ़ लेता हूँ, IMP0, ठीक है। तो मैंने रीड कर ली, ओ सॉरी, हाँ। तो देखो ये वार्निंग आई है एक, ठीक है ना। वार्निंग को हटाने के लिए क्या है कि बेसिकली यहाँ पर इंपोर्ट लाइब्रेरी करवाई थी वार्निंग के लिए, तो कर लेता हूँ इंपोर्ट
वार्निंग्स, ठीक है, वार्निंग डॉट फिल्टर, फिल्टर वार्निंग्स, इग्नोर कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें देखो रीड कर ली और अब वार्निंग नहीं आई, ठीक है ना। दोबारा रन करा देता हूँ आपको एक बार, तो आप कोई वार्निंग नहीं आई, ठीक है, वार्निंग को इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये मेरा डेटा उठकर आ गया, ठीक है। तो आप देखो जो कॉलम है, कॉलम नेम पहले जो थी वो बैंकिंग मार्केटिंग थी, उसके बाद अननेम वन, अननेम टू, अननेम थ्री आ रहा है, ठीक है ना। फिर आ रहा है ये हेडर, कस्टमर आईडी, एज, देन नैन, फिर कस्टमर सैलरी एंड बैलेंस, नैन, इस तरह से ये सेकंड, ये रो आ गई फर्स्ट। सेकंड रो जो है वो है आ रहा है हेडर, कस्टमर आईडी, एज, सैलरी। तो अब जो इस तरह का डेटा है इसमें क्या है, इसमें आपकी पहली आ गई रो फिक्स एरर, ठीक है ना। अपर दो दो रो हैं ये मुझे रीड नहीं करनी, थर्ड रो जो है वो मुझे क्या करना है, वो ऐसे हेडर चाहिए मेरे को। तो बेसिकली जो मेरी, ठीक है, ये जो एक्सेल है इसकी शुरू की दो रो, एक्सेल है इसकी शुरू की दो रो, माइक किसका ऑन है, माइक किसका ऑन, हेलो, हेलो, तो हेलो, किसी का मन नहीं है वो जा सकता, मैं किसी को रोक नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दो कॉलम है ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जैसा कि मेरा यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि अब मैं किसी के साथ भी कुछ भी काम करूंगा ना किसी भी कॉलम के साथ, तो वो मुझे अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देगा। तो मुझे क्या करना है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं, फिक्स द रो एंड कॉलम, ठीक है ना। तो सबसे पहले रो देखता हूँ, तो मैं फिक्स द रो कॉलम, रीड द फाइल विदाउट अननेसेसरी हेडर। तो अननेसेसरी हेडर से मेरे शुरू की दो रोज, तो पीडी डॉट रीड सीएसवी और था बैंकिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रॉब्लम थी ये कि तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, तो मुझे यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल और पास करना है, स्किप रोज, ठीक है। कितनी रो स्किप करनी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रो स्किप कर दो, तो दो रो मुझे स्किप चाहिए, समझ में आ गई बात ये। तो फर्स्ट रो ये है मेरी एंड सेकंड रो ये है मेरी, तो दो रो स्किप करके और मेरा काम सेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अब इसको रन कराऊंगा और हम इसका आउटपुट देखता हूँ, तो देखो वो दो रो स्किप हो गई और कस्टमर आईडी, एज, सैलरी, बैलेंस, मैरिटल स्टेटस, जॉब ईडीयू, टारगेट, ये सारा डेटा मेरा उठकर आ गया, ठीक है ना। तो टॉप 5 एलिमेंट देख लेता हूँ। तो इस तरह से ये मेरी अपर वाली जो प्रॉब्लम थी, रो फिक्स प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि मुझे अननेसेसरी जो ऊपर की रो थी वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने एक्सेल से डेटा रिमूव नहीं करना है। मैं तो उसको उठा के एक डेटा फ्रेम तैयार कर लूंगा, आईएमपी 0। अब इसके साथ आगे जो भी काम करना है वो मैं करूंगा, समझ में आगे बात ये। तो पहला टारगेट समझ में आया, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल टू चेक दियर डेटा टाइप्स, ठीक है ना। तो डेटा टाइप्स आपको अगर देखनी है तो कैसे करोगे, IMP 0 डॉट इन्फो, तो ये आपको डेटा टाइप्स बता देगा। तो यहाँ पर जो सेकंड चीज मैंने यहाँ पर बताई थी डेटा टाइप्स वाली, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो कि किसकी डेटा टाइप जो है वो सही है, किसकी डेटा टाइप रॉन्ग है, ठीक है ना। तो एक बार जस्ट देख लेते हैं, कस्टमर आईडी जो है वो इंटीजर है, ठीक है, एज है वो फ्लोट है, ठीक है, सैलरी है, बैलेंस है, वो सारे कॉलम्स मेरे सही हैं, ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है मेरे को अभी ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, जॉब एजुकेशन ऑब्जेक्ट हो गया, टारगेटेड, ठीक है, देख लेते हैं, नॉट नल, इंटीजर,
रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला के ये यहाँ पे एक बार बस नज़र मार लो कि भाई डेटा टाइप मेरी सही है या नहीं, ठीक है ना। तो मैंने चेक कर ली इन्फॉर्मेशन, मेरी डेटा टाइप सही है। तो एक एग्जांपल लिया था मैंने, ड्रॉपिंग कॉलम आईडी कॉलम। तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो बहुत लोगों ने कहा था सर ये कॉलम मेरे लिए मतलब यूजफुल नहीं है। तो वो अकॉर्डिंग टू योर डोमेन नॉलेज है भाई, आपको लगता है कि आपको एनालिसिस के लिए ये कॉलम जरूरी नहीं है तो आप मत करो उसमें इसका एनालिसिस, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कस्टमर आईडी के बेस पे मुझे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो कैसे करोगे, imp0 डॉट फंक्शन होता है इसके अंदर ड्रॉप, ठीक है ना। ड्रॉप के अंदर आप कॉलम का नाम पास करोगे, तो कॉलम का नाम है cus, तो कॉलम का नाम है कस्टमर आईडी। एक्सेस बता दूं कौन से उस पर ढूंढेंगे, तो एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है। इन प्लेस कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सेस क्यों लेना है, क्योंकि मुझे कॉलम देखना है। इन प्लेस ट्रू, ताकि कोई नया डेटा फ्रेम नहीं दे, ये जो डेटा फ्रेम है इसी के अंदर चेंज हो जाए। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा रन हो गया। इसके नीचे में एक और ले लेता हूँ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, imp0 डॉट हेड, ठीक है। तो जैसे मैं रन कराऊंगा तो मेरा जो कस्टमर वाला है वो मेरा क्या हो गया, कस्टमर आईडी वाला कॉलम डिलीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अननेसेसरी कॉलम को डिलीट करना है तो फंक्शन है आपका ड्रॉप कॉलम नेम, कौन सी एक्सिस, ऑब्वियसली वन कॉलम, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये मेरा डेटा सेट निकल कर आ गया विदाउट कस्टमर आईडी, ठीक है ना। अब उसमें जब मैंने क्लीनिंग की फिक्स की बात कर रहा था तो रो मैंने फिक्स कर ली है, तो रोज इस तरह से भी डिलीट करनी होगा तो भी। अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा, ये जो जॉब ईडीयू है इसको मैं दो कॉलम के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, एक में जॉब एक में ईडीयू। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद इस कॉलम की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं जॉब ईडीयू की, तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। तो बेसिकली मुझे तीन काम करने हैं। पहला काम, जॉब नाम का एक कॉलम ऐड हो जाए, तो यहाँ पर देखो कोई जॉब नाम का कॉलम ऐड नहीं है, तो यहीं पर एक जॉब नाम का कॉलम ऐड हो जाए जिसमें यहाँ से जॉब सेलेक्ट होकर आ जाए। दूसरा कर लूँ ईडीयू सेलेक्ट होकर आ जाए, एजुकेशन जो है वो अलग एक और कॉलम में स्टोर कर लूँ, और इस वाले कॉलम को ड्रॉप कर दूँ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखो, मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, INP0 इज इक्वल टू जॉब, ठीक है। इससे जॉब ईडीयू से, तो क्या करूँगा, INP0 डॉट जॉब ईडीयू डॉट अप्लाई, अप्लाई फंक्शन वही लैम्डा, ठीक है, उसी से हो सकता है, ठीक है ना। क्या करना है, बेसिकली लॉजिक क्या लगेगा, लैम्डा। तो जॉब ईडीयू जो है मुझे एक बार में एक रिकॉर्ड देगा, एक रिकॉर्ड देगा तो मैं क्यों ना ये जो मुझे देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा, तो क्यों ना मैं स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेट है अगर आप देख रहे हो तो कॉमा से सेपरेट है, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेपरेटर मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा, ठीक है। तो कॉमा एक्स के अंदर वो वेरिएबल आ गया, और एक्स डॉट स्प्लिट, हाँ भाई स्प्लिट बताओ किस बेस पे करना है, तो स्प्लिट करना है मुझे कॉमा के बेस पर, ठीक है। स्प्लिट तो कर लेगा, स्प्लिट जब करेगा कॉमा के बेस पर तो ये आपको दो वैल्यूज देगा, एक देगा फर्स्ट वैल्यू दैट इज मैनेजमेंट, सेकंड देगा टेरिटरी। ऐसे ही नेक्स्ट में देगा फर्स्ट वैल्यू देगा टेक्नीशियन और सेकंड देगा सेकेंडरी। तो जो दो पार्ट देगा, तो फर्स्ट की इंडेक्सिंग होगी जीरो और सेकंड की इंडेक्सिंग क्या होगी वन। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ले रहे हो जॉब्स को, तो मुझे इसकी कौन सी इंडेक्सिंग चाहिए, मुझे इसकी इंडेक्सिंग चाहिए जीरो। समझ में आ गई बात ये। तो ये क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में ये जो कॉलम है इस पर एक फंक्शन अप्लाई करेगा, जॉब ईडीयू से एक्स के अंदर वैल्यू गई, पहली वैल्यू गई, उसने स्प्लिट करा कॉमा के बेस पर, और उसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है दैट इज जीरो, वो किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। तो एक नया कॉलम बन के तैयार हो जाएगा मेरा, INP0 जॉब। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मैं INP0 डॉट हेड, ये मैं सर्च देख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मेरा नया कॉलम बन गया होगा। ये तो एज इट इज रहेगा, अभी इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो गया दैट इज जॉब। तो मैनेजमेंट टेक्नीशियन एंटरप्रेन्योर अगर आप देख रहे हो तो ये सारे, ये मैं इसे थोड़ा सा करके दिखाऊं, ठीक है। ब्लू कॉलर अननोन ये सारे मेरे क्या आ गए इसके अंदर, सारे वो आ गए, ठीक है भाई। सेम करना है मुझे एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए करना है तो एजुकेशन के लिए भी सेम क्या करूंगा, यही काम करूंगा मैं, ठीक है। INP0 डॉट जॉब ईडी डॉट अप्लाई, ठीक है, लेमडा एक्स, तो एक्स डॉट स्प्लिट कर दें कॉमा के बेस पर
और अब कौन सी इंडेक्सिंग चाहिए, अब चाहिए मुझे 1, तो ये आ जाएगा एन पी के अंदर, ठीक है ना। तो मैं अगर देखूँ आई एन पी जीरो डॉट हेड, तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने मुझे क्या करा, फिर से मुझे एक कॉलम और ऐड कर देगा, दैट इज़ ये जॉब का हो गया और ये एजुकेशन का हो गया। तो जो मेरा इंट्रीगेटेड फॉर्म में डेटा था, एक ही के अंदर दो दो डेटा जो दिए हुए थे, ये मैंने अलग अलग ले लिया। नाउ योर डेटा सेट इज इन बेटर फॉर्म, यू कैन डू एनालिसिस विद दिस काइंड ऑफ डेटा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप इसके साथ एनालिसिस करना थोड़ा टफ था, तो मैंने क्या करा, मैंने अलग अलग कॉलम्स के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। जब स्टोर करा लिया तो अब मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना। तो ड्रॉप करने के लिए मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था, आई एन पी जीरो डॉट ड्रॉप कॉलम नेम। तो कॉलम नेम है मेरा जॉब ईडी, कॉपी, कॉमा, एक्सेस इज इक्वल टू 1, कॉमा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। और अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट कराऊंगा जीरो डॉट हेड, क्योंकि अननेसेसरी मुझे क्यों रखना है उस कॉलम को, जब मैं डेटा उसको स्टोर कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखो आपके डेटा में से जॉब ईडीयू नाम का जो कॉलम था वो उड़ गया है, और वो सारा डेटा मैंने जॉब और एजुकेशन की फॉर्म में अलग अलग उसके अंदर स्टोर करा लिया। समझ में आ गई बात। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा था सारी चीजें। पहला मैंने आपको बताया अननेसेसरी जो रोज थी उनको स्किप कैसे करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया डिलीट कॉलम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया सेपरेटली कैसे हम कॉलम्स को ऐड करेंगे, तो आपकी डेटा वैल्यूज थी जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था आपसे, कि स्प्लिट कॉलम टू गेट मोर डेटा। तो स्प्लिट करना मैंने सीखा यहाँ पर, किस तरह से स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक बताओ क्लियर है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज की बात करते हैं। तो मिसिंग वैल्यू बेसिकली तीन प्रकार की होती है, एमसीआर, ठीक है ना। एमसीआर होता है, इट स्टैंड्स फॉर मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, यानी कोई पैटर्न नहीं है मिस होने का, कंप्लीटली मिस है, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। जैसे मैं बात कहूँ कि अ, कोई वो हुआ, मैं बात करता हूँ, कोई सर्वे हुआ, ठीक है ना। सर्वे में आपका एक दे रखा है कि भाई प्रोफेशन है, ठीक है ना, प्रोफेशन। तो सर्वे में प्रोफेशन जो है वो उसमें एक कॉलम है, वहां पर स्टार नहीं लगा रखा, दैट इज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में कुछ लोग भरेंगे, कुछ लोग नहीं भरेंगे। तो भाई कुछ लोग भर रहे हैं, नहीं भर रहे, इससे कोई मतलब नहीं, भाई किसी का मूड है भरने का, किसी का मूड नहीं है भरने का, ठीक है ना। तो इस तरह का जो डेटा मिस होता है वो कहलाता है एमसीआर, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, ठीक है ना। सेकंड होता है एमएआर, इट स्टैंड्स फॉर मिसिंग एट रैंडम, ठीक है ना। तो रैंडमली मिसिंग है बट देर इज सम रीजन, ठीक है ना। तो कुछ रीजन है जिसकी वजह से उसने नहीं भरा है, दैट वन वेरिएबल इज अफेक्टेड विद अदर, ठीक है ना। मिसिंग वैल्यू विल बी एसोसिएटेड विद सम अदर फीचर्स, भाई किसी कोई दूसरे फीचर्स को इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से उसने नहीं भरा, कि ये जानकारी दे दी, ये भाई क्यों दो, ठीक है ना, इस तरह। सेकंड है एमएनआर, मिसिंग नॉट एट रैंडम, देयर इज एन स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड द मिसिंग वैल्यू, कोई स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है ना, कि उसने उसको नहीं भरा है, ठीक है ना। तो इस तरह की मिसिंग वैल्यूज होती हैं। तो इन मिसिंग वैल्यूज को हम किस तरह से हैंडल करते हैं वो देखते हैं। काउंट द मिसिंग वैल्यूज इन एज कॉलम, ठीक है ना। तो एज कॉलम में अगर मैं मिसिंग करूं तो कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ऊपर दे रखा है, नहीं दे रखा है इसमें, मैं ऐसे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो, मिसिंग वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आई जीरो डॉट इज नल, इज ए फंक्शन, ठीक है, विच इज चेक के इसके अंदर जो वैल्यूज नल है, ठीक है। और देन कितनी वैल्यू है, तो मैं सम फंक्शन यूज कर लूंगा। तो जैसे मैं
INP 0 है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रन कराया तो इसने मुझे यहाँ पर दे दिया कि भाई एज के अंदर कितनी है, 20 वैल्यूज मिसिंग है, मंथ के अंदर 50 वैल्यूज मिसिंग है, रिस्पॉन्स के अंदर 30 वैल्यूज मिसिंग। समझ में आ गई बात। तो दीज आर द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यू विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय नैन और आइदर ब्लैंक, ठीक है ना। तो दीज आर द मिसिंग वैल्यूज। तो हाउ वी कैन टेकल दिस काइंड ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो कॉलम के अंदर देखना है, जैसे कि यहाँ पर कहा है कि काउंट द मिसिंग वैल्यू इन द एज कॉलम, तो सबसे पहले तो मुझे यहीं से पता लग रहा है, यहाँ तो मुझे सारा बता दिया एज के अंदर कितनी वैल्यू मिसिंग है, 20 वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ पर्टिकुलर एज के अंदर, तो मैं देखूँ INP 0 या ऐसे डॉट एज डॉट इज नल डॉट सम, ठीक है। तो इसने मुझे बताया एज के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, 20, ठीक है ना। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम नेम डॉट इज नॉट डॉट साउंड, तो ये आपको बता देगा कि हाँ भाई इसके अंदर इतनी मिसिंग वैल्यूज हैं। समझ में आती बात ये, ठीक है। अब मुझे करना है 20 वैल्यूज मिसिंग है, तो इनके साथ क्या करना है। तो हैंडल करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका समझो, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ जो मेरी रोज है या कितने वैल्यूज हैं जो मेरी मिसिंग है। अगर इट इज वेरी लेस देन 1% यू कैन ड्रॉप आउट, ठीक है ना, ड्रॉप द रिकॉर्ड्स, ठीक है। सपोज करो मैं कहता हूँ आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है, ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रिकॉर्ड, तो इसका 1% कितना हुआ, हाँ 1/100, तो 100 रिकॉर्ड्स हुई, ठीक है ना। 100 रिकॉर्ड्स अगर आपके पास मिसिंग है, 10,000 ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 10,000 का 1% हो गया 100। अगर 100 आपके मिसिंग है, तो 100 मिसिंग होने के बाद 10,000 में से कितनी बची है, 9,900 रिकॉर्ड बच गई। तो मतलब देख लो अपने अकॉर्डिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं पर्टिकुलर 1% 2%, तो देख लो अगर लेस देन, मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि 1% से अगर नीचे है, अगर 1% से नीचे है तो उन रोज को आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, उससे बहुत ज्यादा फर्क आपके पास डेटा पर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। 1% की बात करो तो 100 में से अगर एक रिकॉर्ड अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो आपके ऊपर ज्यादा उसके एनालिसिस का फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। दैट इज माई फिगर, ये मेरे एनालिटिक्स के अनुभव से है कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि 1% होना चाहिए, ठीक है ना। समटाइम्स मे बी इट 2%, 3%, 5%, 10%, अकॉर्डिंग टू द मतलब योर एनालिटिकल प्रॉब्लम, कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह का डेटा सेट है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं कि कितना परसेंट जो डेटा है मेरा वो बेसिकली मिसिंग है। तो मुझे बस इतना पता है कि 20 मिसिंग है, कितने आउट ऑफ कितने में से, तो मैं शेप देख लेता हूँ क्या है उसकी, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना डेटा है, तो कितनी नंबर ऑफ रोज है वो यहाँ से पता लग जाएंगी। ओ सॉरी, तो मेरे पास टोटल है 45,211 रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो आप ये देखो 45,211 में से सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो इन ये क्या है, वेरी लेस है। जैसा कि मैंने बताया 10,000 में से अगर 100 रिकॉर्ड मिस हो तो ये 1% है। तो परसेंटेज चलो कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, ऑब्वियसली कैसे होगी कि 20 प्रिंट 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 45211, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो गेट इज 0.044% आती है, ठीक है ना। तो ये कितनी आई है, 0.044% जो लगभग आई है, तो दैट इज वेरी लेस देन 0.01%, ठीक है ना। तो जो मेरा डेटा के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज हैं दैट इज वेरी लेस देन ऑफ 0.1%। मैं तो 1% की बात कर रहा था, जो मेरे रिकॉर्ड है दैट इज 0.1% जो है वो मेरे मिसिंग है। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर लेस देन है तो आप उनको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। तो ड्रॉप द रिकॉर्ड विद एज मिसिंग इन ये, ठीक है ना। तो ड्रॉप करके क्या करना है कि वो रिकॉर्ड ड्रॉप कर दो और बचे हुए रिकॉर्ड में दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर दो, दैट इज INP 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे ड्रॉप, तो ड्रॉप करने के लिए INP 0 ब्रैकेट, ठीक है, INP 0 डॉट एज डॉट इज नल, ठीक है। कंडीशनल इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो जहां जहां नल मिलेगा वो ये वैल्यू सेलेक्ट करके देगा, पर मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो वैल्यू चाहिए जो नॉट नल है। ये मुझे क्या सेलेक्ट करके दे रहा है, इनपुट में एज में जो नल है वो वैल्यू सेलेक्ट करके दे दो अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा टिल्ड का साइन। टिल्ड इज यूज्ड फॉर
दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर, जो क्या करता है इसको नॉट कर देगा, तो दैट मीन्स नॉट नल वैल्यू सेलेक्ट करके देगा मुझको ये, ठीक है ना। डॉट जो भी सेलेक्ट करेगा उसकी एक कॉपी जनरेट कर दे और वो आईएनपी के अंदर स्टोर, आईएनपी वन के अंदर स्टोर कर दे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आईएनपी वन डॉट हेड अगर देखता हूँ, तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मुझे सेलेक्ट करके दे देगा सारी वैल्यूज को, ठीक है ना। अब मैं देखूँ क्या मेरी एज जो है वो मतलब रिमूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ओ आईएनपी वन, क्योंकि अब आईएनपी वन में आ गया है डेटा, यहाँ पर देखो चेक करो एक बार। मैंने क्या करा है, एज में जो नल वैल्यूज नहीं है आईएनपी जीरो से वो सेलेक्ट करी और उनकी एक कॉपी जनरेट करके किसके अंदर डाल दिया, आईएनपी वन के अंदर, ठीक है। तो आईएनपी वन में मैं चेक कर लेता हूँ कि एज नल तो नहीं है, तो आईएनपी वन डॉट एज डॉट एज नल डॉट सम, मुझे बताओ कितने हैं। बिजी हो गया मेरा, तो जैसे मैं रन कराऊंगा तो इसने बता दिया मुझे कि जीरो वैल्यूज है, ठीक है ना। दैट इज गुड, ठीक है भाई। एज में मेरी जीरो मिसिंग वैल्यू है। अगर मैं पूरा देखूं तो आई एन पी वन डॉट इन्फो, तो जैसे ही मैं देखूंगा तो ये वैसे ही रिकॉर्ड आ गया, आई एन पी वन डॉट इज नल डॉट सम, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिकॉर्ड आ गया, एज में हो गई अब जीरो वैल्यू मिसिंग है, लेकिन मंथ के अंदर वही सारी मिसिंग है और रिस्पॉन्ड के अंदर भी 30 वैल्यूज मिसिंग, ठीक है ना। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि भाई देख लो आप अपने अकॉर्डिंग कि भाई लेस देन परसेंटेज है, कोई फिगर है अगर लेस देन है और आपको रिमूव करनी है अगर वो वैल्यू, तो किस तरह से करोगे, तो आप एक कॉपी बना लोगे, उसकी कॉपी पेस्ट कर लोगे विदाउट नल वैल्यू, ठीक है ना। सेकंड तरीका, अब बात करते हैं, अब बात चलते हैं अपन मंथ की तरफ। मंथ में कितनी है, 50 वैल्यूज है, मोर देन 20 है, तो परसेंटेज आप कर ही लोगे, ठीक है ना। परसेंटेज कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू इन द मंथ, तो कैसे करेंगे, आई एन पी वन के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि एज देखो जैसे जैसे आपका क्लीन होता जाएगा आगे आप उसी के साथ काम करोगे ना, क्लीन डेटा के साथ, तो आई एन पी वन के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एम ओ एन मंथ डॉट इज नल डॉट सम, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ रन, तो काउंट कर लिया 50 है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरी थी वो शेप क्या थी उसकी, आई एम पी वन डॉट शेप, रन कर लेता हूँ, तो 45191 है, ठीक है ना। ऑब्वियसली देखो पहले जो शेप थी अगर मैं यहाँ पर ऊपर करूँ तो यहाँ पर थी 45211, 20 ड्रॉप होने के बाद आ जाएंगे 45191, तो अब जो शेप आई है वो आई है आपकी 45191, तो इसके अकॉर्डिंग ही परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, तो प्रिंट 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 45191, ठीक है ना। तो ये मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा, तो ओके। तो परसेंटेज आ रही है 0.11%, ठीक है ना। तो पहले आ रही थी 0.044, तो पहले जो परसेंटेज आ रही थी दैट इज 0.044 और अब आ रही है 0.11, तो दैट इज लार्जर देन दिस परसेंटेज। तो मेरा इरादा इसको ड्रॉप करने का नहीं है, 50 रिकॉर्ड तो और ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरा इरादा ड्रॉप करने का नहीं है, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो करेक्ट करने के लिए क्या है देखते हैं, एन पी वन, तो मैं ये देखता हूँ एक तरीका है कि मीन और मीडियन वैल्यू, ठीक है ना, मीन एंड मीडियन वैल्यू देखनी है, तो मैं मंथ डॉट एड, तो ये 5 टॉप वैल्यूज इसने मुझे दे दी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो रिकॉर्ड है वो है मंथ का मई 2017, मई 2017 इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूँ हेड कॉलम में देखता पूरा डेटा फ्रेम देखता हूँ, तो मंथ जो है वो इस तरह से आ रहा है -27, तो मैं कहूँ इसमें आप ना मीडियन निकाल के दो मुझे, या मोड निकाल के दो, ये तो आपके लिए बहुत टफ है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा कि नॉर्मलाइज्ड करके मुझे बता दे कि कौन सी डेट की परसेंटेज कितनी है, ठीक है ना। एक तरह से कहूँ तो बॉक्स प्लॉटर, बॉक्स विस्कर प्लॉट बना लो, या तो या मतलब दूसरा तरीका अगर ग्राफिकली नहीं देखना है तो कैसे करेंगे, आई एन पी वन डॉट मंथ डॉट वैल्यू काउंट, हाँ वैल्यू काउंट्स, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू। नॉर्मलाइज ट्रू का मतलब क्या है कि वही मेरे नॉर्मलाइज कर दे और नॉर्मलाइज करके मुझे आउटपुट दे दे, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा
तो इसने मुझे नॉर्मलाइज करके दे दिया। इसने मुझे बताया कि कौन कौन सी डेट है, मई 2017 है जिसकी परसेंटेज कितनी है, और जिसकी जो इन सब का अगर टोटल करोगे तो वो क्या है, 1 आएगा। इन सब का अगर टोटल करोगे तो प्रोबेबिलिटी एक तरह से निकाल के बता दी कि भाई इसके ये कितनी टाइम्स आया, तो 0.304380। ये जुलाई जो आया वो इतने आया, अगस्त आया। तो यहाँ पर आपको इस डेटा से देख के समझ में आ रहा है कि जो लेस देन आया है वो क्या आया है, वो आया दिसंबर 2017, और मैक्सिमम जो आया है वो आया मई 2017। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं एक काम करता हूँ, वो जो मेरी 50 रिकॉर्ड मिसिंग है उनकी जगह पर क्या कर दूँ, मई 2017 को प्लेस कर दूँ। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे एक बार, समझ में आई ये वाली बात कि भाई मैंने क्या करा, मोड देख लिया, ठीक है ना। तो मोड जो आपने देखा है उसको आप एक काम करो, पहले इस मोड को स्टोर करा लेते हैं। तो imp1 मंथ अंडरस्कोर मोड, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा लूंगा। तो imp1 डॉट मंथ डॉट मोड, ठीक है। सर एक बार और बता दो, कौन सा, ये वाला, कौन सा बताना है ये तो बता दो। नॉर्मलाइजेशन वाला। हाँ ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि भाई मोड निकालना है मुझे, ठीक है ना। मोड निकालने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज का मोड तो वो कैलकुलेट करके एक फंक्शन है मीन, वो एवरेज निकाल कर दे देगा, ठीक है ना। मोड इन द सेंस ऑफ कि मैं नॉर्मलाइज कर लूँ 0 से लेके 1 तक के स्केल के बीच में, तो कौन सी मेरी जो डेट है, मंथ है, वो कितने टाइम्स आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है आने की, ठीक है ना। तो उसने लिखा दिया कि मई 2017 जो है वो इतने टाइम आ रहा है। तो ऑब्वियसली डेटा फ्रेम, कॉलम नेम, वैल्यू काउंट करे और नॉर्मलाइज कर दे। नॉर्मलाइज अगर आप ट्रू नहीं करते हो तो देखो क्या होगा, नॉर्मलाइज नहीं, ठीक है। तो इसने आपको वैल्यूज दे दी, तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि अच्छा, जो मेरा मई है वो आ रहा है 13,740 बार, और दिसंबर आ रहा है 214 बार। समझ में आ गई बात। नॉर्मलाइजेशन में क्या करता है, वो इस डेटा को 0 से 1 के स्केल पर सेट कर देता है। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है, किसी का आ रहा है 13,470, किसी का 8,770, किसी का 1,340, ठीक है ना, 90, इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो वो इन सबको क्या करेगा, एक स्केल पर कर देगा, दैट इज 0, दैट इज 1। तो इसमें से इतना परसेंट जो हो गया, दैट इज हो गया मई का, ये हो गया जून का। तो इस तरह से वो बाइट कर देगा 0 से 1 के स्केल के बीच में, और बता देगा भाई ये इतने नंबर ऑफ परसेंटेज वैल्यूज जो है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो 0 से 1 के स्केल पर आ जाएगा। तो इतने इतने जो वो आ रहे हैं वैल्यूज नॉर्मलाइज फॉर्म में, ये आ रही है, ठीक है। बेसिकली मोड निकल कर आ गया, ठीक है। अब ये जो मोड निकल कर आया है, यहाँ पर एक चीज समझो, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 1। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 2। तो ये जो वैल्यूज आ रही है सीरीज की फॉर्म में आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे पी वाई पी टाइप एंड, तो जैसे ही आप रन कराओगे तो उसने कहा पांडा कोड डॉट सीरीज की फॉर्म में आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो सीरीज की फॉर्म में जो आ रहा है ये डेटा मेरा, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3, इस तरह से फॉर्म में होगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट वैल्यू। तो 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो चाहिए मुझे। तो imp1 डॉट मंथ डॉट मोड निकाले, और कौन सी वैल्यू आए, 0 इंडेक्सिंग वाली वैल्यू किसके अंदर आ जाए, मंथ मोड के अंदर आ जाए। तो जैसे ही आप मंथ मोड प्रिंट कराओगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, मई 2017, ये वेरिएबल मेरा आ। समझ में आने बात है, ठीक है। अब वैसे तो आपको देखने से पता लग रहा है कि मई 2017 है, पर आप जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना। तो आपने पहले चेक कर लिया, अच्छा ये तो मैंने आपको चेक करके बताया, पर आपको चेक थोड़ी करना, आपको मोड निकालना है। तो देख लो ऑब्वियसली 0 इंडेक्सिंग पे कौन सा वैल्यू आएगी, 0 इंडेक्सिंग पे वो वैल्यू आएगी जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आने की, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ वो ऑकरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया वो वैल्यू मई 2017। लेट्स सी द नल वैल्यू इन द मंथ कॉलम, ठीक है ना। काउंट द मिसिंग वैल्यू इन द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स वाला बाद में करेंगे, इसको तुम भी कर लो। तो नल वैल्यूज जो है वो मैं क्या करता हूँ, अब फिल करूंगा, ठीक है ना। तो फिल कैसे करेंगे, तो imp1 डॉट, क्या करूंगा, मंथ। मंथ, मंथ के अंदर, इसके अंदर एक फंक्शन होता है, आ गया
फिल ना, फिल एन ए होता है, वो नॉट ए नंबर वाला से है, फिल नॉट ए नंबर से ही है ये, फिल ना नल वैल्यू, ठीक है ना। तो फिल करनी है, ठीक है जी, बताओ क्या करना है। मंथ मोड भर दे, ठीक है, मंथ मोड में जो भी वैल्यू होगी वो कर दे, ठीक है, कॉमा इन प्लेस, चाहो तो स्टोर करा लो, नहीं तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, INP1 की वैल्यू जो है, जो नल है, वो आपकी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां भी उसमें नल होगा वहां पर ये क्या कर देगा, वहां पर रख देगा मंथ मोड को, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया है ये। तो अब मैं करता हूँ, अब अगर मैं नल वैल्यू देखना चाहूँ मंथ के अंदर कितनी है, तो मैं देखता हूँ INP1 डॉट मंथ डॉट इज नल, इज नल डॉट सम, मैं देखूँ इसके अंदर कितनी है, तो 0। तो ये वैल्यूज भी मेरी हैंडल हो गई, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो यहाँ पर अभी जो मैं ये कर रहा था वैल्यू, तो अभी इसकी जो आ रही थी वो आ रही थी 304380, लेकिन अब ये ऑब्वियसली बढ़ गया होगा क्योंकि 50 एंट्रीज अब और ऐड हो गई है मई 2017 के अंदर, ठीक है ना। तो याद रखना ये है 3043 है, मैं एक बार फिर से रन कराता हूँ। रन, तो देखो अब 304 था, 3051 आ गया है, ठीक है ना। स्लाइटली इंक्रीज हो गई है क्योंकि मई की कुछ वैल्यूज इसके अंदर अब ऐड हो गई हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका मैंने बताया कि अगर आपकी परसेंटेज कम है, आप ड्रॉप करना चाहते हो, वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने बताया उनको कॉपी कर लो, जो नल नहीं है उनको एक दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर, IP1 के अंदर, जैसा मैंने एज के साथ किया। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये नल मैंने करा है यहाँ पर, है ना, ये सब मैंने चेक करा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको तो मंथ मोड उठाना है और उसको रिप्लेस कर देना है। अगर आप कोई और वैल्यू, ये तो मैंने उठा ली वैल्यू, तो भाई जीरो वैल्यूज को अपडेट कर दी, जीरो इंडेक्सिंग पर। अगर आप ये वैल्यूज अपडेट नहीं करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ मंथ के प्लेस पर मैं अपनी तरफ से वैल्यूज को पुट कर दूँ, ठीक है ना, तो वो वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं देखो बताता हूँ। काम करता हूँ सबसे पहले, रन, क्या वो नल आ जाएंगे दोबारा, ठीक है ना। तो अब मैं अगर फिर से नल देखता हूँ, run, तो अब देखो मंथ में फिर से कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 50 वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। यानी मिसिंग वैल्यूज अभी है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रन करके 50 वैल्यू मिसिंग है। परसेंटेज वही आएगी, नॉर्मलाइजेशन करूँगा तो फिर से वही आएगा। अब यहाँ पर एक देखो कि मई जून अप्रैल, अब मैं यहाँ पर एक नया मंथ ऐड करता हूँ, ठीक है ना, मंथ ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो मंथ सारे ही आ रहे हैं, तो नया मंथ कहाँ से लाऊँ, नया मंथ का नाम रखता हूँ मैं मिथिल, ठीक है, और ईयर का नाम रखता हूँ मैं XYZ, ठीक है। तो कैसे एंट्री होगी इसकी देखो, अब मैं मंथ मोड भी नहीं रखना चाहता, मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, मंथ अंडर स्कोर मोड 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग पास कर दी मैंने, या छोड़ो, मैं यहीं पर स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। मैंने करा, मंथ का नाम हो गया मिथिल और ईयर का नाम हो गया XYZ, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। अब मैं नल अगर चेक करूंगा तो फिर नल से जीरो आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं अब, ठीक है, जीरो हो गए, INP1 डॉट रन, जब मैं रन कराऊंगा तो मंथ के अंदर ये तो टॉप आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मंथ रन कराता हूँ तो यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यूज आ गई, और जो अभी नॉर्मलाइजेशन वाला आ रहा था ये, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पर एक मंथ और ऐड हो गया, ठीक है। तो ये सारे मंथ दिसंबर तक वो आ रहे थे, यहाँ पर मैंने एक नया मंथ ऐड कर दिया, दैट इज मीटिंग ईयर XYZ, और इसकी भी एक ही एंट्री है, तो इसमें कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दिया 0.001006। यानी ऐसा नहीं है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, ठीक है ना।
भाई आपका मन करता है कि एज वाला फैक्टर है, तो मेरे पास अगर स्टूडेंट का है और एवरेज एज आप नहीं पुट करना चाहते हो, ठीक है, एक तरीका तो ये है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ, एक आपके पास एज का कॉलम है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। अब इस मिसिंग वैल्यू को क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि आप क्या करो, मीन यानी कि एवरेज वैल्यू पुट कर दो। आप एवरेज पुट नहीं करना चाहते, आप अपने अकॉर्डिंग के, मैं एक काम करता हूँ, जिनकी भी मिसिंग वैल्यूज है उनकी मैं 25 वैल्यूज पुट करना चाहता हूँ, 25 कर दो, सिंपल सा है, ठीक है ना। मीन निकालना है तो मीन के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मोड हो गया, ऐसे ही आपका मीन भी निकल जाएगा एज पर अगर मीन निकालना है, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यूज को कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए अभी तक का क्लियर है सबको? कोई जवाब नहीं है? ठीक है भाई, ये वाली फाइल चाहिए किसी को? नहीं चाहिए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन रिस्पॉन्स कॉलम, तो रिस्पॉन्स कॉलम को हैंडल करना है। और एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना, ड्रॉप द रिकॉर्ड विद रिस्पॉन्स मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, उनको मिसिंग करके कैलकुलेट कर लेना, ये सारी चीज़ें। पांडास कॉलम, ठीक है ना, पीडेस कॉलम, सॉरी, पीडेस कॉलम को कैसे टैकल करेंगे ये अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। -1 जो इंडिकेट है, इट इज आल्सो इंडिकेट द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज कई तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ मिसिंग वैल्यू एज की बात करूँ या सैलरी की बात करूँ, तो एक तरीका है कि नैन है, दूसरा तरीका है -1 है, तीसरा तरीका XXX है, ठीक है ना। और एक तरीका हो सकता है, जैसे आपका आरटीयू में एक कोडिंग चलती है, आरटीयू में चलती है कि जिस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया तो उसके लिए होती है 9211। ये दिस इज द कोड विच इज यूज बाय द आरटीयू, ठीक है ना। तो देर इज सम रीजन कि उसने एग्जाम नहीं दिया तो 9-2-11 हो गया, तो दिस इज द कोड विच इज यूज बाय द आरटीयू। दे कैन पुट इन आवर डेटाबेस। So there are so many ways to store missing value in the data set. How we can handle the data set to remove the missing values. तो वन वे मैंने बताया आपको, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज कैलकुलेट करके यू कैन ड्रॉप द रोज। एंड द सेकंड थिंग इज यू कैन यूज मीन और मोड टू करेक्ट द वैल्यूज, ठीक है। बाकी और जो जो चीज़ें हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें मैं बताऊँ, आज हमने क्या देखा, डेटा टाइप्स कैसे फिक्स द रो एंड कॉलम्स, ठीक है ना, रिमूव मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स, और ये सारी चीज़ें अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेरी किसी की कोई?